अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन या जजमेंट के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। नाज़रीन, अक्सर हमें ये मामला देखने को आते हैं कि हम जब कोई प्रॉपर्टी ख़रीद करते हैं तो उसके अंदर हम एक एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, जिसे आम ज़ुबान के अंदर जो है वो बयाना भी कहा जाता है और उसके अलावा भी उसको कई नामों से पुकारा जाता है। कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं आप अगर आपका जो सेलर है वो प्रॉपर्टी आपके साथ भी बयाना करे और किसी दूसरे शख्स के साथ भी बयाना करके प्रॉपर्टी कमिट कर ले कि वो उसको भी सेल करेगा। इसके अंदर बड़े कानूनी जो है वो बारीकियां छुपी हुई हैं। एक बारीकी ये है कि अगर जब आप ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी का बयाना करते हैं जिसका ऑलरेडी एक बयाना हुआ होता है तो कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता। यानी ए ने प्रॉपर्टी आपको भी सेल की और बी को भी सेल कर दी और बयाना दोनों से वसूल कर लिया। अब इसके अंदर जाहिर है उस वक्त तक आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, उसका इंतकाल नहीं करवा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप अखबार इश्तिहार देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रॉपर्टी जो है वो शिकार हो जाती है लिटिगेशन का और कोर्ट आपको नहीं करता। सवाल यहाँ पे कानूनी ये पैदा होता है या जो आया है सवाल वो ये है कि जनाब क्या आप उसके शख्स के ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं? क्या उसके ख़िलाफ़ आप एफ़आईआर कटवा सकते हैं? क्या उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर कटवा सकते हैं तो कौन से सेक्शन के तहत आप एफ़आईआर कटवाएंगे? नाज़रीन, इस जजमेंट के अंदर इन सारे सवालों के जवाबात मौजूद हैं। इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा और इसके अलावा शेयर भी कर दीजिएगा। हो सकता है हमारी वीडियो किसी की हेल्प कर सके, किसी के काम आ सके। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। इसके सबसे पहले आप जो है वो कवायद नोट कर लें ताकि अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकें। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप इसके कवायद नोट कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो है वो वेबसाइट से भी इसको ट्रेस कर सकते हैं। ये जो है हमारे दो ऑनरेबल जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और दूसरे जो है मिस्टर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, जिन्होंने जजमेंट दी है। सिविल पटिशन नंबर है 3130 ऑफ 2020 और ये ऑन अपील अगेंस्ट जजमेंट डेटेड है 1/10/2020 जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पास की थी इन रिट पिटिशन नंबर 1536/2020। और इसका जो टाइटल है वो भी आप नोट फरमा लें, वो है मोहम्मद अली वर्सेस समीना कासिम तारर वग़ैरह। नाज़रीन, इसके अंदर जो कवायद हैं वो आपने नोट फरमाए। अब के फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। फैक्ट्स के अंदर आपको मैं बताता चलूँ कि जो पटिशनर थे उन्होंने बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने पिटिशन फ़ाइल की, उनका ग्रीवियंस ये था कि उन्होंने एक एफ़आईआर एक शख्स के ख़िलाफ़ कटवाई है क्योंकि उस शख्स ने जो है वो उनसे एक प्रॉपर्टी के मुतालिक जो है वो मुआहिदा किया जो कि 1,96,00,000 रुपए का तय हुआ प्रॉपर्टी को ख़रीद करना। उसके अंदर तकरीबन 65 लाख रुपए उन्होंने अदा किए बतौर बयाना। उसके बाद कुछ सब्सिक्वेंट पेमेंट्स भी उन्होंने की जिसके अंदर उन्होंने 10 लाख रुपए एक अदा किए, अलावा 5 लाख रुपए एक अदा किए और इस तरह से उन्होंने टोटल जो अमाउंट है वो जो उसका कैलकुलेट बनता है वो उन्होंने अदा की। लेकिन हुआ ये कि दूसरे शख्स ने जो सेलर था उसने प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को बेच दी। अब उससे भी उन्होंने बयाना शयाना किया और जो भी किया, अब इनका बयाना जो है वो उधर ही रह गया और दूसरे शख्स को यानी कि लेट्स सपोज सी को उन्होंने प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दी और उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई। अब बुनियादी तौर पर जो बात आई सामने वो यही थी कि जनाब आपने एक शख्स के साथ जब बयाना किया है तो आप दूसरे शख्स को बेचते हैं तो ये सिविल के तौर पे तो आप इसके अंदर कार्रवाई जो करेंगे, लेकिन क्रिमिनल के तौर पर 406 की एफ़आईआर आप कटवा सकते हैं या नहीं। उन्होंने एफ़आईआर जो है वो कटवा ली और उसके बाद जो है वो दूसरी पार्टी जो सेलर था वो हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कहा जी इस एफ़आईआर को क्वैश कर दिया जाए क्योंकि 406 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैं, वो इस मामले के अंदर अट्रैक्ट नहीं होते, तो लिहाजा इस एफ़आईआर को ख़ारिज किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन को उन्होंने इन्वोक किया था और उनकी पिटिशन जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और एफ़आईआर को ख़ारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। उस मामले को लेकर जो पिटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए
जिनका नाम मोहम्मद अली था, और उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह तो फिर हर शख्स जो है वो एक प्रॉपर्टी एक शख्स को बेचेगा, उससे बयाना पकड़ेगा, किसी दूसरे शख्स से बेचेगा, उससे भी बयाना पकड़ेगा, और इवेंचुअली किसी तीसरे शख्स के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके चला जाएगा। अब ये कानूनी तौर पर एक बड़ा लकूना है हमारे सिस्टम के अंदर कि बयाने का जो अमाउंट है उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उस शख्स को रोका जा सके कि वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स के नाम पर ना करे। लिहाजा लोग करते ये हैं कि बयाने मुख्तलिफ जगह से पकड़ते हैं और प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं। एक कीमत जो प्रॉपर्टी की 100 रुपये है लेट्स सपोज, उसको 20 जगहों में बेचा, 200 रुपये कमाए, प्रॉपर्टी अभी भी अपनी जेब में है और मामला चलता रहेगा कोर्ट्स के अंदर। बहरहाल उन्होंने जब चैलेंज किया इस क्वैशमेंट को, जब उनका एक्सेप्ट हो गई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर 506 की एलेबोरेट भी किया और ये बताया कि ये ट्रैक्ट होती है और इसके अंदर क्या मामला होता है। उन्हें जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उन्होंने बहरहाल जो है वो खारिज कर दी थी जो पिटिशन हाई कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट हुई, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया उस ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसके अंदर FIR कायम रहेगी और उसका ट्रायल चलेगा। उन्होंने किस बुनियादों पे किया उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि आप 506 जो है उसके तहत 504 जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उसको डिफ़ाइन किया गया, उसको पढ़ लेना ज़रूरी है। हम भी उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर बेसिकली क्या इंग्रेडिएंट्स वो दे रहे हैं। उसकी लैंग्वेज अगर आप सिंपल पढ़ें तो वो कहता है कि whoever being in any manner entrusted with property or with any domain over property dishonestly misappropriates or convert to his own use the property or dishonestly uses or dispose of that property in violation of any direction of law or prescribing the mode in which such trust is to be discharged of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other persons to do so commits criminal breach of trust। ये जो है वो 405 के अंदर डिफाइन कर दिया गया। अब इस डेफिनेशन के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और उनको समझते हैं कि वो क्या क्या है। उन्होंने कहा जी कि 506 के अंदर सबसे पहली बात आती है वो ये है कि देयर शुड बी इंट्रस्टमेंट बाय वन पर्सन हु रिपोजेस कॉन्फिडेंस इन अनदर टू हुम दैट प्रॉपर्टी इज इंटरेस्टेड। एक तो पहले ये है कि इंटरेस्टमेंट होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर्टी उसको इंटरेस्ट की जाए, ए अपनी प्रॉपर्टी किसी बी को दे। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा जी कि मिसअप्रोप्रिएशन का इंग्रेडिएंट्स है कि जिसको दी गई थी वो प्रॉपर्टी सौंपी गई थी, उसने उसको मिसयूज़ कर लिया और मिसअप्रोप्रिएट कर लिया। अब मिसअप्रोप्रिएट यह है कि अपने इस्तेमाल में कर लिया या किसी को दे दिया। तीसरे इंग्रेडिएंट वो बताते हैं कि डिसऑनेस्टली uses or dispose of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged। यानी कि डिसऑनेस्टली उसको यूज़ कर दे या उसको डिस्पोज ऑफ कर दे उस प्रॉपर्टी को किसी भी ऐसे कानून की खिलाफ वर्जी जो कि मना करता है कि आप इस तरह नहीं करेंगे, आप इस तरह करेंगे। चौथी उनको ने इंग्रेडिएंट्स जो गिनवाया वो ये था कि डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये वो जगह थी कि जहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि जो सेलर था जो प्रॉपर्टी बेच रहा था और जिसका उसके साथ बयाना हुआ था, जो पटिशनर भी हैं इस केस के अंदर, उनके साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था। उस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन के अंदर अगर उन्होंने प्रॉपर्टी को यूज़ किया या डिस्पोज ऑफ किया, यानी कि उन्होंने किसी दूसरे शख्स को दे दिया, तो ये डिस्पोज ऑफ हुआ। तो लिहाजा ऑफेंस आपका बन गया 406 के अंदर, आपका क्लियर हो गया कि ये है। इंट्रस्टमेंट भी थी और मिसअप्रोप्रिएशन भी थी, इन वायलेशन ऑफ लॉ भी थी और इन वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी थी जो कि पटिशनर के साथ उस सेलर का हुआ था। दूसरी उन्होंने बड़ा अच्छा ये कहा कि उन्होंने मज़ीद एलेबोरेट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जी इंट्रस्टमेंट जो है वो 405 के अंदर जो इस्तेमाल हुआ है उसको बड़ा ब्रॉडर सेंस के अंदर उन्होंने रखा है। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं और उसके अंदर उन्होंने मिसालें भी दी कि जी जैसे आपको देखेंगे कि इम्प्रेशन जो है उसके अंदर वेरियस रिलेशंस कवर होते हैं, जैसे रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्टी और बेनिफिशरी का हो, जैसे बेलर और बेली का हो, जैसे मास्टर और सर्वेंट का हो कि यानी एक मास्टर जो है और उसने किसी मुलाजिम को कहा कि भाई ये मेरी बाइक है घर छोड़ दूँ, उसने जाके बाइक को बेच दिया।
उसके अलावा प्लेज और प्लेजिका है। तो ये एक ब्रॉडेड सेंस के अंदर जो इंट्रस्टमेंट है उसकी मिसालें हमें 405 के अंदर मिलती हैं। अब 405 के अंदर जो ऑफेंस है जो डिफ़ाइन किया गया है उसको 406 के अंदर पनिशेबल दिया गया है। तो ये जो एफआईआर थी ये बयाने के मुतालिक जो हुई थी ये 406 के तहत हुई। अगली जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की जो काबिल ज़िक्र है, वो कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने क्वैश किया है इस एफआईआर को वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनहेरिटेड पावर जो हैं वो विल बी यूज्ड ओनली व्हेन ग्रॉस अब्यूज़ ऑफ जुडिशियल प्रोसेस होना नज़र आ रहा हो। यानी ऐसा कोई खदशा हो कि भाई ये 10 साल केस चलेगा, एविडेंस इतना वीक है कि उसके अंदर वो बात चल ही नहीं सकती और आपको सारी चीज़ें जो है वो अया नज़र आ रही हों और उसमें आपको खदशा हो कि ग्रॉस अब्यूज़ ऑफ जुडिशियल प्रोसेस होगा, यानी कानूनी जो कार्रवाई है उसका आप कह लें कि मिसयूज़ होगा, अब्यूज़ होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा, तो लिहाजा आप इसको काटें, इसको ख़त्म करते। ऐसा तो मामला नहीं है यहाँ पे तो क्लियर कट नज़र आ रहा है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। फिर उन्होंने अगली बात कही वो बड़ी काबिल ज़िक्र है। उन्होंने कहा जी कि कोर्ट ने लिखा है जी कि सिविल लाइबिलिटी है, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जनाब दोनों जो है वो पैरेलल चल सकती हैं। उसके अंदर ये नहीं है कि व्हेन सिविल लाइबिलिटी अंडर चैलेंज है तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है वो सस्टेनेबल नहीं हो सकती। क्रिमिनल और जो सिविल है वो अपने अपने मेरिट्स पे डिसाइड होंगे। तो लिहाजा ऐसी चीज़ नहीं थी कि अगर वो सिविल की साइड पे अगर गए हैं तो उनकी एफआईआर जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता। तो ये एक काबिल गौर चीज़ है जो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ में देखनी चाहिए कि क्रिमिनल और सिविल दोनों चल सकते हैं। फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी कि ये जो एफआईआर कटी तो ट्रायल शुरू होने से पहले ही जो है वो अभी चालान नहीं जमा हुआ था, तो आपने जो है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच कर लिया सेलर ने कि मेरी एफआईआर जो है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स नहीं है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये कोर्ट ने जो है वो ऑल्टरनेट रेमेडी अगर अवेलेबल थी, वो नीचे जब चालान होता वहाँ पे वो 249A या 265K की एप्लीकेशन देते और कोर्ट के सामने सारे जो है वो शवाहिद मौजूद होते, तो फिर भी था आपने डायरेक्टली जो है वो इसके अंदर जो आपने इस्तेमाल करनी है पावर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो बड़ा ही उसको देखभाल के करनी है। उसका स्कोप बहुत कम है, अगरचे वो बहुत ज़्यादा कोई आपका इस तरह का ब्लेटेंट केस है जिसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं तब आप कर सकते हैं, उसके अलावा आपको नहीं करना चाहिए था। दूसरा उन्होंने कहा कि जी अभी जो एविडेंस है वो तफ्तीशी साहब इकट्ठा कर रहे हैं, अभी चालान सबमिट नहीं हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि जी इसके अंदर जो है वो अभी मज़ीद एविडेंसेस सामने आए और पता चले कि जो कंप्लेनेंट है जिसने एफआईआर कटाई है उसका काफ़ी ज़्यादा केस स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि जनाब इनको आप ख़त्म नहीं कर सकते और ये चीज़ रूल आउट नहीं की जा सकती कि एविडेंस मुकम्मल हो चुका है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। तो ये वो बुनियादें थी जिसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जो क्वैशमेंट का ऑर्डर नीचे से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया था उसको ख़त्म कर दिया और डायरेक्शन की कि चालान को जो है वो जल्द अज जल्द पेश किया जाए कोर्ट के अंदर, और जो सेलर है जिसने प्रॉपर्टी धोखाधड़ी से किसी दूसरे शख्स को सेल कर दी है उसको जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाए, उसके साथ जो है वो कानून के मुताबिक पेश आया जाए। तो नाज़रीन बड़ी अच्छी एक जजमेंट है। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें इसमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं, मैंने इसकी डिटेल आपको बता दी है। और अगर हमारे किसी नाज़रीन का भी ऐसा कोई मामला हो कि जिसके अंदर बयाने पे बयाना किया गया हो और आपको बेचने का वादा है और दूसरे को भी बेच दिया गया है, तो उस सूरत के अंदर भी आप पाएँ के अंदर जो हमारा पीपीसी है पाकिस्तान पीनल कोड, उसके तहत आप एक एफआईआर कटा सकते हैं और उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा और वो फिर आपको प्रॉपर्टी सेल करने पर मजबूर हो जाएगा, जो कि एज़ पर एग्रीमेंट भी आपके साथ है। नाज़रीन इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नई वीडियो में किसी नई कानूनी या आइनी इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।